गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको लिखना कम पड़ता है, इस चैप्टर को विजुअलाइज ज्यादा करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा मेरे भाई। और पेशेंटली सुनेंगे, फिर सुनने के बाद जिस पार्ट पे डाउट आएगा आप हमें चैट पे लिख करके बताएंगे, हम उस डाउट को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो ये क्या चीज है, एक सॉलिड है, ये स्केच पेन एक सॉलिड है माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से ये बॉटल या फिर आपके सामने में और भी जो चीजें रखी हुई होगी, जो आपका जो घर बना हुआ है उसमें जो ब्रिक्स लगे हुए हैं या आप जिस चीज पे बैठे हो माय डियर स्टूडेंट, वो सारा के सारा आपको दिखाई देगा कि सॉलिड है। तुम कहोगे हाँ, अगर तुम अपने और देखोगे सराउंडिंग में और भी कुछ चीजों को देखोगे, लाइक विंडो को देखोगे, तो हो सकता है कि तुम्हें दिखाई देगा कि इसमें ग्लास लगा हुआ है, वो भी एक सॉलिड है मेरे। तो तुम कहोगे सर विंडो में एकदम ग्लास के पास में ही क्यों चले गए, तो देखते हैं क्यों गए थे, वो आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो है हर टाइम में सॉलिड, लिक्विड और गैस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे मेरे भाई इस सॉलिड के अंदर में, जैसे ये स्केच पेन है, तो ये जो सॉलिड है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से बना हुआ होगा। कोई भी सॉलिड है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग जो सॉल्ट्स जो घर में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, NaCl रहता है, वो NaCl, उसमें आयंस होते हैं, यानी कि हम लोग को देखते क्या चीज है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ही कंबाइन हो करके सॉलिड। तुमको सर सॉलिड्स में भी तो यही चीज हो रहा है, तो लिक्विड में भी तो यही चीज होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं तो एक सॉलिड बन जाए, तो एक तो जवाब आएगा कि सर उस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पर क्या बनेगा, सॉलिड बनने की ज्यादा चांसेस होती है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, आपका बात इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है, कोई इलॉजिकल आपका बात भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपका बात सही है। तो तुमको अगर फिर गलती कहाँ पे है सर, तो माय डियर स्टूडेंट्स गलती तो कहीं पर भी नहीं, गलती तो कहीं नहीं है। यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब अरेंज हो जाते हैं थ्री डायमेंशन में, यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब थ्री डायमेंशन में अरेंज हो जाते हैं तो एक बड़ा कॉम्पैक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहते हैं हम कि इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ाई करेंगे, तो इसको लिखो, दिस चैप्टर डील्स विथ, अभी जो बात बोले हम आपको वही बात को यहाँ पे लिखेंगे। दिस चैप्टर डील्स विथ स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इन इन 3D डायमेंशनल, लिख लो पूरा, लिख लो एक बार, 3D में बात करते हैं, 3D हम लोग 3D में बात करते हैं, 3 डायमेंशन में बात करते हैं। 3 डायमेंशन चाहो तो और लिख दो, स्पेस में बात करते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर में जानेंगे कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है, ये एटम्स की जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एटम्स हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आयंस हो, कहीं कहीं पे सॉलिड में आपको आयंस दिखाई देंगे, किसी सॉलिड में आपको ये मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देगा। तो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल भी नहीं ये सोचेंगे कि हमेशा एटम्स ही होगा। तो अगर एक तरह का अरेंजमेंट होगा तो एक पार्टिकुलर टाइप का सॉलिड बनेगा, दूसरा टाइप का अरेंजमेंट होगा तो उससे कुछ और बन सकता है, दूसरा सॉलिड बन सकता है। तो इस तरीके से, तो अब बात करेंगे हम लोग कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, यानी कि अभी जो बात बोले कि अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा, एटम्स का अरेंजमेंट जो होगा 3 डायमेंशनल में उस पर डिपेंड करेगा। तो उस बेसिस पर 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं, सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
जो कि आप सुने हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आप लोग पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस पे कि इस दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, दो टाइप के सॉलिड होते हैं नेचर में। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा जो होता है वो होता है अमोर्फस सॉलिड। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है मेरे भाई, ठीक है, आप भी पढ़ते हो। तो एक चीज और बता दें आपको कि ये चैप्टर के अंदर पे, ये चैप्टर के अंदर पे हम ज्यादा लिखवाने वाला काम कम करेंगे और समझाएंगे ज्यादा, चीजों को ज्यादा फील करवाएंगे, इस टाइप की बातें हम ज्यादा करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तुम कहोगे ऐसा का है, तो बात है कि चैप्टर जिस टाइप का होगा उस पर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट, किस टाइप का चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंगली सारा काम को करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारा काम को हम लोग करेंगे। एक सेकंड वेट करना बस। तो अब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेरे भाई अगर सॉलिड्स में जो एटम्स है या फिर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड हो जाए, अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तुमको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ना मेरे भाई कि अगर देखो, अगर मान लो कि एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में आप लोग कैसे बैठते हो, रेगुलर पैटर्न में बैठे, एक रेगुलर पैटर्न में अगर बैठे तो क्लासरूम एकदम सुंदर सा लगेगा। लेकिन अगर इरेगुलरली कोई बैठेगा, इधर कोई टेढ़ा बैठ गया, इस तरीके से बैठ गया, तो वो इरेगुलरिटी दिखाई देगा। और एक लाइन जैसे पैरेड जो होता है ना मेरे भी, आप लोग स्कूल में करते होंगे पैरेड, तो उस टाइम में सब क्या करता है, एक के पीछे एक होता, सब एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। तो उसमें क्या दिखाई देता है, ज्यादा अच्छा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखाई देता है। अमोर्फस सॉलिड जो होता है ना कि इसमें इरेगुलरिटी होता है थोड़ा सा। तुम कहो सर हमको लेकिन सॉलिड में कैसे पता चलेगा कि इरेगुलरिटी है या नहीं, तो आपको हम बताएंगे मेरे भाई। आप लोग अगर कहीं पर पढ़े होंगे कि ग्लास जो होता है ना, ग्लास दिन ब दिन नीचे से मोटा हो जाता है, ग्लास जो होता है दिन ब दिन नीचे से मोटा हो जाता है। एक शौबित हमें लिख रहा है कि सर वीडियो थोड़ा ब्लर है, क्या ये सच बात है क्या, वीडियो ब्लर क्लियर है है? सर। क्लियर है? नो सर, पूरा क्लियर है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो हम बात करें ग्लास के केस में, तो ग्लास के केस में कैसे एटम्स अरेंज होता है। तो बोला जाता है ना कि कोई पुराने म्यूजियम जो 200 300 साल 500 साल जिस म्यूजियम का हो गया है, उसमें अगर किसी ग्लास को तुम देखोगे, कहीं विंडो पर अगर ग्लास रखा हुआ होता तो उसमें नीचे में दिखाई देता है कि नीचे से वो मोटा हो गया है, नीचे से वो मोटा हो गया है। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उसमें एटम्स का किस तरीके से अरेंजमेंट था जो कि ऐसा हो गया। तो चलो उस पर हम लोग बात करते हैं मेरे पास, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे फिर और भी डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 डिस्कशन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि क्या होता है इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे, जो भी चीजें होंगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से अरेंज होगी, किस तरीके से अरेंज होगी, इस पर बात कर रहे हैं। दूसरा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो शेप होगा, हम लोग एटम्स को या आयन को, ये सारी चीजों को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। हम सारी चीजों को जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल स्फेरिकल कंसीडर कर रहे होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तुम कहोगे सर ऐसा काहे स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये एज्यूम्ड है मेरे भाई, जितना भी सारा डेरिवेशन होता है वो सारा के सारा इसी बेसिस पर होता है, इसी बेसिस पर होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्फेरिकल इन शेप होंगे, आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, केवल रेगुलर पैटर्न ने, रेगुलर पैटर्न ओवर लॉन्ग रेंज होता है। ऐसा नहीं कि थोड़े दूरी तक चलेगा एटम्स का अरेंजमेंट, एक ऑर्डर पे एक पैटर्न पे चलेगा, नहीं, पूरा कंप्लीटली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, कंप्लीटली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। जैसे एक एटम है माय डियर स्टूडेंट, फिर दूसरा है, फिर इसी तरीके से तीसरा है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि एटम्स जो अरेंज्ड है एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एटम्स
एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से हम दिखला रहे हैं इस तरीके से सब एक दूसरे के एक नीचे है और एकदम सामने सामने में है। ऐसे ही आपको बनाते भी चलना है मेरे भाई। एटम्स एक रेगुलर एक फिक्स्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा कि एक के बाद दूसरा उतना डिस्टेंस में, तो दूसरे लेयर में भी ऐसा है। हम 2 डायमेंशनल दिखलाए हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल भी आगे जानेंगे कि 3 डायमेंशनल में कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सारी बातों को समझेंगे अच्छे से, धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएगी, बिल्कुल अच्छा लगेगा, खुशी भी मिलेगा मेरे भाई। तो इस तरीके से, लेकिन तुम कहो सर इसमें आखिर क्या बोलना चाहते हो आप? तो माय डियर स्टूडेंट, हम इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई रेगुलर पैटर्न तो नहीं होता, या फिर अगर होता भी है ना तो एक शॉर्ट रेंज में होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे नो रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, और रेगुलरिटी ओवर ए शॉर्ट रेंज, अगर होगा भी थोड़ा बहुत कहीं पे दिखाई भी दिया तो वो शॉर्ट रेंज में होगा, शॉर्ट रेंज में होगा। ठीक है, और रेगुलरिटी ओवर ए शॉर्ट रेंज इज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व होता है। यानी जो ग्लास होता है ना वो सब में भी ऐसा होता है। क्यों होता है ये भी बात आपको सामने सच पता चलेगा आपको। सो सच जानने के लिए आपको जमे रहना पड़ेगा बोर्ड पे माय डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, सच जानने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट एक है, एक इस तरीके से है, दूसरा मेरे भाई कुछ ऐसे है नीचे पे, फिर इस तरीके से है, इस तरीके से, फिर कुछ भी कैसा भी रैंडम ऑर्डर है मेरे भाई, फिर इस तरीके से है, ऐसे है, फिर ऐसे है माय डियर स्टूडेंट, कहीं भी लगा दो कैसे भी, कोई रैंडम ऑर्डर तो बोलेगा कि ये ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। मेरा यहाँ पे दिखा, लेकिन अगला लेयर तो नहीं ना दिखाई दे रहा है, अगला लेयर में तो नहीं ना दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली में दिखाई देना चाहिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स तो फिर दिक्कत है। तो उसका मतलब अगर कहीं पर भी इरेगुलरिटी आपको दिखाई दे, कहीं पर भी इरेगुलरिटी अगर आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, तो वो अमोर्फस सॉलिड का पहचान है। वो क्या का पहचान है माय डियर स्टूडेंट? तो अमोर्फस सॉलिड का पहचान है। तो एक बात समझ में आ गया। अब बात है कि शीशा जो होता है, जो ग्लास होता है, वो नीचे से मोटा क्यों हो जाता है, वो नीचे से मोटा क्यों हो जाता है? तो उस बात को देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ पे जगह खाली है तो ये एटम्स जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर जगह खाली है मेरे भाई तो ये एटम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो दैट्स वाई जो ग्लास होता है ना उसमें नीचे बीच बीच में जगह खाली है, वैकेंट है, इरेगुलरिटी की वजह से। तो नीचे में वो एटम जो होता है वो मूव कर जाता है, नीचे में क्या होता है, वो एटम जो रहता है वो मूव कर जाता है, और जिसकी वजह से वो ग्लास सरफेस जो होता है वो नीचे से मोटा हो जाता है। इवन हम बोल सकते हैं कि 20-25 सालों में ही ये मोटा जो होता है ना दिखाई देने लग जाता है, नेकेड आई से नहीं मेरे, अगर मेजर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो हम बोलना ये चाहते हैं मेरे में, दो टाइप का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं पे दिखाई भी देता है तो वो शॉर्ट रेंज के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। तो अब बात करेंगे कि अब क्या होगा। तो अब देखो मेरे भाई कि यहाँ पे हमको बात करना एक सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होगा, तो उसको मेल्ट किया जा सकता है सॉलिड को। तो मेल्ट के दौरान क्या होता है, हीट करते हैं तो जो अट्रैक्शन रहता है वो वीक होने लग जाता है। हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैसेस में बहुत कम होता है। तो सिंस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस तरीके से हर तरफ हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है माय डियर, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ लग रहा है। अगर हम पूछेंगे कि इस मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उधर भी उतना ही लग रहा है, यानी ये सब इस तरीके से अरेंज्ड है कि फोर्स इधर इधर सब सब में, इसमें इधर भी ऑब्जर्व करोगे तो उसी टाइप से होगा, इधर भी ऑब्जर्व करोगे माय डियर स्टूडेंट तो वैसा ही होगा। ठीक है, वैसा ही होगा। ठीक है, वैसा ही होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे तुम जब किसी मॉलिक्यूल को कंसिडर करोगे ना तो इसमें ये फोर्स अलग, ये फोर्स अलग, हर तरफ से फोर्स ही नहीं लग रहा है, कहीं पर फोर्स
डिस्टेंस वेरी करेगा तो फोर्स वेरी कर जाएगा, फोर्स वेरी कर जाएगा। तो किसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाता है, किसी डायरेक्शन में फोर्स कम हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। किसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाता है और किसी डायरेक्शन में फोर्स कम पड़ जाता है। तो तुम कहोगे सर इससे क्या हो जाता है सर? तो मेरे भाई इससे ये होगा कि जब तुम हीट करोगे, जब किसी चीज को मेल्ट करोगे ना, तो वीकर वाला फोर्स पहले टूट जाएगा इसमें, जो वीकर फोर्स है। लेकिन इसमें तो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है, तो सब साइमल्टेनियसली टूटते हैं। तो इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग लिखना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तुमको अगर सर क्या लिखना चाहते हो, तो वही बात को लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के नीचे में लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के नीचे में लिखेंगे मेरे भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले के नीचे पे लिखेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट में, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और मेरे भाई इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है। इसका पॉइंट में लिखेंगे दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कोई फिक्स्ड नहीं होता है, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्यों? ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जैसा अट्रैक्शन होने की वजह से ऐसा होता है मेरे भाई। यहाँ पे डिफरेंट अट्रैक्शन होता है, डिफरेंट अट्रैक्शंस होते हैं अलग अलग जगह पे। तो जहां पे वीकर अट्रैक्शन होगा वो पहले ब्रेक कर जाएगा, जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा वो वहां पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल। ठीक है, अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आएगी मेरे भाई तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें खुशियां मिलेगी। ठीक है, तो ये सब बातों को जो हम बोलेंगे ना इस चैप्टर के अंदर में, ज्यादा लिखने की जरूरत है, आपको लिखने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, और जो बात बोल रहे हैं लिखेंगे हम, बहुत कम लिखेंगे चीजों को, लेकिन मेरे भाई लेकिन तुम्हें ज्यादा लिखना है, तुम्हें ज्यादा लिखना है, तुमको ज्यादा चीजों को काम करना है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई ये। तो मेरे भाई तुम कहोगे सर इसका मतलब इसको जब मेल्ट करेंगे तो एक साथ में मेल्ट हो जाएगा? यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले मेरे भाई कि अगर हम एक एग्जांपल पुट करें, आइस, आइस का क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा या इसमें कितना हीट लगेगा, तो इसमें डेल्टा एच जो होता है, फ्यूजन जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। 1 ग्राम को अगर आइस लिए है ना तो उसको मेल्ट कराने में हमको 80 कैलोरी ऑफ एनर्जी लगेगा, 80 कैलोरी एनर्जी लगेगा। लेकिन इसमें कोई फिक्स होता ही नहीं है मेरे भाई, तो इसका जब मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, इसमें रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक रेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट रेंज होता है। रेंज का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, रेंज होता है। मतलब क्या है ना मेरे भाई, हो सकता है कि जैसे एग्जांपल बात करें मेरे भाई, इसमें एक एग्जांपल तुम बहुत सर कैसे एग्जांपल दिख रही है, तो हमें प्लास्टिक ले लो मेरे भाई। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को जब तुम हीट करते हो माय डियर स्टूडेंट, तो प्लास्टिक कैसे हीट होता है? पहले वो ना सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, फिर और सॉफ्ट, फिर और सॉफ्ट, इस तरीके से होता है। क्या पता वो मेल्ट भी करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर बटर का एग्जांपल लो मेरे भाई, तो बटर तुमको दिखलाई देगा जैसे ही तवा में चढ़ाओगे उसे, तो तुमको दिखलाई देगा मेरे भाई कि धीरे 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 मेल्ट करने लग गया, किनारे किनारे से धीरे धीरे पूरा मेल्ट कर, यूनिफॉर्मली मेल्ट करता है मेरे भाई, ऊपर का सरफेस फिर अंदर का, और जब मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा तो पूरा मेल्ट कर जाएगा पूरा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसमें जैसे मेल्टिंग पॉइंट में, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज होता है, ऐसा नहीं कि 200 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग अगर कभी बोलना भी पड़ेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो बोलेंगे 200 से 250 तक में ये मेल्ट करेगा, इस टाइप की बातें बोलना पड़ता है, इस टाइप का वर्ड्स हमें यूज करना पड़ता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, आप देखे भी है। लेकिन हाँ मेरे भाई ऐसा नहीं कि सॉफ्ट सॉफ्ट छूने के चक्कर में गरम गरम को छू दिया मेरे भाई, फिर मेरे भाई कुछ चीज छूने के हो सकता है लायक तुम नहीं रहोगे मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान पे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छा लगेगा, बातों को जान करके खुशियां मिलेगी। ठीक है, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो,
तो इसका यानी कि अगर सिंस मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। यानी कि छोटा पीस लाओगे, अगर 1 ग्राम बटर लाओगे मेरे भाई तो जितना 80 लगा, तो 2 ग्राम लाओगे तो 160 लगेगा, 160 लगेगा। 3 लाओगे तो उसका 3 टाइम्स लगेगा। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सच बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हो। मेरे भाई इसमें कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आप जैसे मान लो ना कि तुम्हारा मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है तुम्हारा, 1 ग्राम लाए वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको मेल्ट करने में ज्यादा लग गया हो सकता है, लेकिन तुम दूसरा वाला ग्राम उठा करके लेकर के आए तो हो सकता है मेरे भाई कि वहां पर क्या हो, कम मॉलिक्यूल्स हो तो वो जल्दी मेल्ट कर जाए। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग जो एनर्जी देना पड़ेगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। इसीलिए बुक्स पे एक लाइन लिखा रहता है मेरे भाई, दे दे डू नॉट हैव, इसके पास तो होगा मेरे भाई, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन, ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन। इसका डेल्टा एच फ्यूजन यानी मेल्टिंग कराने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका वैल्यू फिक्स रहता है मेरे भाई, उसका वैल्यू फिक्स रहता है। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इसका नहीं होता है। दे डोंट हैव फिक्स्ड, have fixed delta H fusion, delta H fusion इसका फिक्स नहीं होता, वेरी कर जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया मेरे भाई कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा। तीसरा बात हो गया मेरे भाई। चौथा नंबर पॉइंट हम बात करना चाहते हैं तुम्हारे सामने। हाँ हाँ श्रुति, दूसरा और तीसरा पॉइंट का मीनिंग एग्जैक्टली सेम ही हुआ मेरे भाई। मेरे भाई एक लाइन और बुक्स में लिखा रहता है कि इसको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, ट्रू सॉलिड्स, इसको स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है। तुम लोगों को इसका मतलब क्या है सर, ये तो आज तक नहीं समझ में आया मेरे भाई। इसको स्यूडो सॉलिड इसीलिए कहा जाता है ना, इसका एक रीजन है मेरे भाई, स्यूडो होने का या ट्रू होने का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। तो वो कैसा रीजन है सर, तो मेरे भाई स्यूडो का मतलब तो पहले जान लो, डुप्लीकेट होता है, रियल नहीं, इमेजिनरी। जो ग्लास होता है ना, ग्लास, एग्जाम्पल ग्लास, वो स्यूडो सॉलिड आता है क्योंकि मेरे भाई उसमें मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ गए तभी तो नीचे से मोटा हुआ। और फ्लो करने का प्रॉपर्टी किस में होता है, लिक्विड में, गैसेस में होता है, फ्लूइड्स में होता है ना फ्लो करने का प्रॉपर्टी। तो मेरे भाई ये तो गैसेस वाला, लिक्विड वाला खासियत आ गया ग्लास में, तो इससे सॉलिड कैसे कहोगे, लेकिन हाँ देख करके तो सॉलिड लगता है मेरे में। तो इसीलिए बोला गया इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसमें फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये लिक्विड की जैसा बिहेव करता है, तो इसीलिए बोला गया सॉलिड तो नहीं है, तो इसीलिए स्यूडो सॉलिड का वर्ड यूज किया गया। मेरे भाई वैसे कोई भी चीज रियल नहीं है, ये भी, इसको भी हम स्यूडो बोल देंगे। अभी हम ऐसा तुम्हारे को एग्जांपल लिखेंगे तो तुमको लगेगा कि हाँ सर ये भी हो सकता है स्यूडो। हम अभी क्या बोले थे आपको, ग्लास जो होता है कि नीचे से मोटा हो जाता है कुछ 20-25 सालों में। मेरे भाई जो आयरन का रॉड होता है, हो सकता है वो 20-25 साल में नहीं, 2 साल, 200-300 साल में जाकर के मोटा हो जाए, 200-300 साल में जाकर के मोटा हो जाए। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि 200-300 साल में मोटा हो जाए। तो मेरे भाई इसका मतलब ये सब टर्म ना एक दूसरे के रिलेटिव में डिफाइंड है, ये सब ना टर्म्स जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव में डिफाइंड होगा मेरे भाई, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगला नंबर पॉइंट लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, जब ना तुम कट करोगे, जब तुम कट करोगे किसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो मेरे पास सिर्फ मॉलिक्यूल एक जैसा, तो हर जगह पे कट एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन स्यूडो वाले में, एमोर्फस वाले में मान लो मॉलिक्यूल्स गायब है मेरे भाई, तो कहीं पर गायब है तो वहां पे क्या दिखाई देगा, गड्ढा टाइप का दिखाई देगा। वहां पे क्या दिखाई देगा आपको, गड्ढा टाइप का दिखलाई देगा। तुम बोलोगे हाँ सर ऐसा होता है मेरे भाई, ग्लास को जब कट करते हैं तो उसमें कर्व दिखलाई देता है। कभी ईंट को तोड़े हो, ईंट को तोड़े हो तो अजीब टाइप का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। इसीलिए ग्लास से ना उंगली कभी कभी कट जाता है मेरे भाई। तो बोले हाँ सर बिल्कुल मेरे साथ एक बार हुआ था, कट गया था। हाँ मेरे भाई, तो दैट्स वाई, तो जब इसको ऑन कटिंग, इसको जब कट करते हैं, ऑन कटिंग गिव्स, गिव्स या जनरेट्स भी लिख सकते हो, शार्प एजेस, नुकीला होता है मेरे भाई एकदम, शार्प एजेस, शार्प एजेस एंड फ्लैट फेसेस,
और फेसेस एकदम आपको प्लेन दिखाई देगा, फ्लैट फ्लैट दिखाई देगा मेरे भाई। लेकिन इसमें मेरे भाई कर्व्ड फेसेस भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 5 लिखो, ऑन गिव्स कटिंग गिव्स कर्व्ड कर्व्ड एजेस एंड फेसेस, ये कर्व्ड देता है मेरे भाई। तो ये सब खासियत है। एक भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा मेरे भाई तो पूछिएगा, ये सब पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए पढ़ा रहे, अदरवाइज थोड़ी ना पढ़ाते हैं मेरे भाई। 6 नंबर पॉइंट लिखना चाहते हैं हम आपके सामने। बुक्स पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहता है, बहुतों को नहीं समझ में आता है। दे आर, ये जो होता है मेरे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये आइसोट्रॉपिक होता है। ये तुमको उल्टा लिख दिया सर आप, तुम्हें बहुतों को लगता है कि सर जब ये पॉइंट लिखते हैं आइसो, दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का मीनिंग होता है सेम, इसका मतलब है सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज हर जगह पे, एवरीवेयर, सेम प्रॉपर्टीज एवरीवेयर इसमें। लेकिन मेरे भाई इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। अब तुम बोलोगे सर कैसी प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हो, कैसी प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हो? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं मेरे भाई, कि इस टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे प्रॉपर्टीज को डिस्कशन में ला रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको कैसे होता है, और एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो देखो मेरे भाई, अगर हम तुमसे पूछेंगे बेटा देखो तो तुमको क्राउड में जाना है, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में अगर तुम जाओगे तो मान लो कि हम दिखलाते हैं मेरे भाई, अगला पेज में दिखलाते हैं, फोटो बना करके दिखलाएंगे तो ज्यादा अच्छा तुमको फील आएगा कि आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। ज्यादा ये लास्ट पॉइंट है। जैसे इसमें क्या है ना मेरे भाई, मॉलिक्यूल्स एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, एक जैसा। हम ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं दिखलाएंगे, 2 ही 3 लाइन दिखला देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। तो जैसे तुम ना इस ऐसे डायरेक्शन में जाओगे तो तुमको ऐसे ही मिलेगा मेरे भाई, एक के बाद दूसरा मिल रहा है इक्वी डिस्टेंस में। ऐसे जाओगे तब भी सेम मिलेगा, ऐसे जाओगे तब भी सेम मिलेगा। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या है ना, मॉलिक्यूल्स टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पर भी है मेरे भाई, कहीं पर भी है, यानी क्राउड है मेरे भाई। तो तुम इधर से जाओ तो 2 मॉलिक्यूल मिला, और इधर से जाएंगे तो मेरे भाई तुमको 3 मिल गया सर। अरे मेरे भाई पूरा देखना पड़ेगा ना, हो सकता है आगे में एक मॉलिक्यूल हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने इसको बोला जाता है ना मूवमेंट इन अ क्राउड। जैसे मान लो भीड़ में तुम जा रहे हो, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, तुमको सेम एफर्ट लगेगा। हर तरफ में भीड़ को क्रॉस करना है, क्योंकि भीड़ रैंडमली अरेंज होता है, उसका कोई एक डायरेक्शनल अरेंजमेंट नहीं होता, कोई डायरेक्शनल अरेंजमेंट नहीं होता, एक रैंडम सा अरेंजमेंट होता है। लेकिन मेरे भाई जब प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो इसमें क्या होगा, इधर से जब चलोगे तो ऐसा अरेंजमेंट है। अगर तुम इस डायरेक्शन में चलोगे तुम्हें हो सकता है कि कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लग पड़ जाए, मॉलिक्यूल्स कम मिलने लगे। लेकिन तुम कहोगे सर ऐसे हम इसमें चलेंगे तो मेरे भाई इसमें तुमको कहेंगे कि बेटा देखो इसमें मॉलिक्यूल्स मिलता चला जाएगा, रैंडमली मिलेगा। तो ओवरऑल जब क्राउडिंग में चलना होगा तो हर डायरेक्शन में सेम एफर्ट, इसमें डिस्टेंस वेरी कर जाएगा मेरे भाई, तो एफर्ट वेरी कर जाएगा। इसमें डिस्टेंस क्या मेरे भाई, डिस्टेंस क्या, मॉलिक्यूल्स भी तो नहीं है, गायब है मॉलिक्यूल्स। तो ओवरऑल जब प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाता है तो ऐसा कुछ होता है मेरे भाई। इसको जैसे अगर हम ग्लास को बनाए ऐसे, इसका ग्लास का हमको पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो इसका नाम दिए μ1। और इसी ग्लास को अगर हम ऐसे करके वर्टिकली रख दिए और इसमें लाइट को पास किए, तो इसमें जब लाइट को पास किया गया तो μ2 बोला गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हाँ ऑब्वियस ही बात है, किसी में बेंडिंग या अवे जो लाइट जाएगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जब म्यू का वैल्यू देखा गया तो μ1 μ2 बराबर है ग्लास में, ग्लास के केस में। तो इसका मतलब सेम प्रॉपर्टीज है एवरीवेयर, इसका मतलब क्या चीज है, सेम प्रॉपर्टीज है एवरीवेयर माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप एक लाइन समझ में आ गया होगा कि आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करो आपको हर डायरेक्शन में एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा एफर्ट लगेगा। लेकिन इसमें मेरे भाई अलग टाइप का दिखाई देगा, डायरेक्शन फोर्स अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वेरी करेगा, इसमें भी डिस्टेंस वेरी करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है
तुमको दिखाई देगा नहीं ये भी डिस्टेंस तो अलग टाइप का डिस्टेंस है, बड़ा ही है। यहाँ पे एकदम सब एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज है, यहाँ पे थोड़े दूर दूर पे है मेरे में, और कोई फिक्स्ड डिस्टेंस भी नहीं। तो दैट्स वाई इसको आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। और ये सबको एक्सपेरिमेंटली मेजर करके भी देखा जाता है, ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटली मेजर भी किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया मेरे भाई तो बिल्कुल पूछ सकते हो, तुमको अच्छा लगेगा। और अगर क्लियर हो गया तो एक बार हमें जल्दी से चैट में बताओ कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई ये था अभी टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे मेरे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का। हम लोग को जो अब पढ़ाई जो भी करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर के है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर के है क्लासिफिकेशन। चलो बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट की कैसे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन एटम का जो टाइप है। दो टाइप में करेंगे मेरे भाई, बॉन्डिंग पैटर्न पे करेंगे और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में करेंगे। तो बेस्ड ऑन बॉन्डिंग पैटर्न, तुमको इसका मतलब क्या है मेरे भाई? तो मेरे भाई जो हम लोग सॉल्ट्स घर में यूज कर रहे होते हैं वो NaCl है, यानी उसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना हुआ है। तुम कहोगे हाँ सर Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है मैंने कहा। लेकिन हर सॉलिड क्या आयन से बने हुए हैं? नहीं, तुम कहोगे सर कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। हम पूछेंगे कौन सा एग्जांपल, तो हो सकता है तुम्हारे माइंड पे आ जाएगा सर H2O, जो पानी का जो सॉलिड होता है, आइस, जिसको एग्जांपल में बोलेंगे आइस, उसमें H2O मॉलिक्यूल्स। डायमंड बोलेंगे तो तुम कहोगे सर कार्बन एटम्स, तो एटम्स भी हो सकता है। अच्छा, आयोनिक, जहां पे आयंस होंगे वहां पे आयोनिक बॉन्ड लग रहा होगा। तो बॉन्डिंग पैटर्न के बेसिस पर अलग अलग टाइप के सॉलिड होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें पहला नंबर जो सॉलिड के टाइप लिखेंगे, हम लिखना चाहते हैं आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स माय डियर स्टूडेंट। तो वो आयोनिक सॉलिड, यस माय डियर स्टूडेंट, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? तो हम लोग दो तीन चीजें लिखेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें आयंस होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे मेरे भाई। तुम कहोगे सर इसमें अट्रैक्शन कैसा होगा? तो इसमें आयंस के बीच में, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक इंट्रैक्शन होगा। और आपको सच सच बता दे मेरे भाई, एक बात हम हमेशा कहा करते थे कि आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बात आपको हमेशा एक लाइन कहा करते थे। तो ये भी बात समझ में आए कि आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो आयोनिक बॉन्ड का होगा। तो एक लाइन समझ में आ गया। तुमको सर एग्जांपल दीजिए कौन सा सॉलिड? मेरे भाई NaCl सॉलिड, जो घर में देखते हो मेरे भाई, KCl सॉलिड, ZnS सॉलिड, मेरे भाई ये सब सॉलिड है, इसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड, तो ये सब सॉलिड्स है माय डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे सॉलिड्स है, आपको हम दिखला रहे हैं। तो ये सब में आयोनिक बॉन्ड होते हैं। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सच है सर, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। अब तुम्हारे को हम दिखलाना चाहेंगे मेरे भाई दूसरे टाइप का सॉलिड, दूसरा टाइप का, जिससे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं, जिससे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, आप अच्छे से समझ करके पढ़ना, और जो चीजें बोलेंगे वो सबको घर में रिवाइज कर लेना बस। तो इसमें तुम पूछोगे सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें एटम्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें कौन होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो एटम्स होते हैं। और एटम्स एटम्स के बीच पे, ठीक है, जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा मेरे भाई। दरअसल यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड से ज्यादा अच्छा बोलना है मेरे भाई कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड।
इसी को हम लोग कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चे एक लाइन से कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर वो भी तो कोवेलेंट सॉलिड होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, वैसे नहीं बात किया जा रहा है, इसको नेटवर्क बोला जा रहा है। तुम कहोगे सर एग्जांपल बताइए तो हमें, तो डायमंड, डायमंड को देखो मेरे भाई, इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स होते हैं, इसमें सी सी सी, इस तरीके से सी सी सी, इस तरीके से सी सी, हर कार्बन एटम जो होगा वो मेरे भाई 4 बॉन्ड्स बनाएगा, हर कार्बन एटम जो होगा वो इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से डायमंड क्या कहलाएगा मेरे भाई, एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क की तरह काम कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, नेटवर्क की तरह काम कर रहा है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कोवेलेंट नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, क्यों नेटवर्क बोला गया। एक और एग्जांपल हम तुम्हारे सामने देना चाहेंगे मेरे भाई, तुम लोगों को कौन सा एग्जांपल, तो कभी कभी आप लोग वॉच में देखे हैं मेरे भाई, क्वार्ट्ज लिखा रहता है, वॉच में क्वार्ट्ज लिखा हुआ, आप लोग शायद लाइन को रीड करे होंगे मेरे भाई, क्वार्ट्ज, उसका मतलब क्या होता है ना, क्वार्ट्ज एक कंपाउंड है, ऐसा नहीं कि घड़ी का वो कंपनी है मेरे भाई क्वार्ट्ज। बहुतों को लगता है कि सर घड़ी का जो हम हमारे घर में जो घड़ी लगा हुआ है ना, उसका कंपनी का नाम है क्वार्ट्ज, नहीं। दरअसल वो जो नीडल जिसमें लगा रहता है ना, जैसे एक तो रहता है मेरे भाई अंदर पे, जिसमें नीडल को इस तरीके से फिक्स किया जाता है, नीडल हैंडलर बोल सकते हो, तो वो दरअसल मेरे भाई क्वार्ट्ज मटेरियल का बना रहता है, ताकि मजबूत रहे, टूटे नहीं मेरे भाई, टूटे नहीं, इसीलिए उसको लगाया जाता है। तो वो सब मेरे भाई क्या है ना, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है, वो सारा जो भी होता है वो सारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है मेरे भाई। तीसरा नंबर टाइप हम लोग जानेंगे सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तुम पूछोगे सर कौन होता है, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मेरे भाई एटम्स होता है, इसमें भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं, जैसे आयरन मेरे भाई, आयरन का रॉड ले लो, आयरन का कोई ब्लॉक ले लो, तो इसमें मेटल मेटल के बीच पे अट्रैक्शन होता है। जैसे सोडियम, आप लोग बोलते हो ना कि सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइप का बात करेंगे, श्रुति उसको पी ब्लॉक चैप्टर पे हम लोग क्वार्ट्ज के बारे में बहुत डिटेल में, टेंशन मत लो, सिलिका, सिलिकॉन्स सब के बारे में डिस्कशन करेंगे वहां पर, अभी नहीं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे एटम्स होते हैं, यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोडियम एक मेटल होता है जिसको चाकू से काट सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेटल मेटल के बीच में अट्रैक्शन है, उस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर इसके टाइप जो होंगे मेरे भाई आपका, एक और टाइप होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड माय डियर स्टूडेंट। तुम कहोगे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो माय डियर, दोनों सेम ही है। सॉरी मेरे भाई, इसको मेटालिक सॉलिड लिखता था, ठीक है, इसको मेटालिक सॉलिड कर लीजिएगा, इसको मेटालिक सॉलिड कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मेटालिक सॉलिड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होगा ना? नहीं, मेटल, मेटल क्या होता है, मेटल के एटम्स ही ना होते हैं, मेटल्स के तो एटम्स ही नॉन होते हैं, मेटल भी तो हो सकता था ना? क्या चीज, नॉन मेटल्स भी तो हो सकता था ना एटम्स में? हाँ यहाँ पे बोल सकते हैं जो एटम्स होंगे वो मेटल्स वाले होंगे, ठीक है, बात सही है। तो यहाँ पे कोवेलेंट वाले में यहाँ पे नॉन मेटल्स वाले होंगे, ये भी बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो नॉन मेटल्स वाले होंगे, जाहिर सी बात है कि एटम्स में मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों आ सकता है। तो मेटालिक बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, तो मेटल्स के बीच पे लगेगा, और कोवेलेंट नेटवर्क जो होगा वो नॉन मेटल्स के बीच पे होगा, नॉन मेटल्स के बीच का होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये लाइंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा।
अब यहाँ पे तुम पूछोगे सर इंट्रैक्शन कैसा कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन हो सकता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इसमें हो सकता है वंडरवॉल फोर्सेस लग रहा हो, एलडीएफ लग रहा हो, डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे मेरे भाई, कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे हम आपको, जैसे H2O सॉलिड मेरे भाई, H2O सॉलिड जिसको हम लोग आइस बोलेंगे, इसको हम लोग आइस बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो H2O सॉलिड जो आइस है ना, आइस है, यहाँ पे कैसा इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम बोलेंगे देखो I2 सॉलिड, I2 सॉलिड वायलेट कलर का सॉलिड होता है, तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कैसा बॉन्डिंग है, तो तुम कहोगे सर इसमें वंडरवॉल फोर्स, और अच्छा फोर्स पूछेंगे तो तुम बताओगे सर LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्स लग रहा है ना। तो इस टाइप से हुआ। अगर हम पूछेंगे कि CO2 सॉलिड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, CO2 सॉलिड को ही ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है, ड्राई आइस कहा जाता है। हम पूछेंगे इसमें कैसा इंट्रैक्शन है, तो तुम्हारा जवाब है सर इसमें भी वंडरवॉल फोर्स है। हम पूछेंगे कैसा, और स्पेसिफाई करो, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इस टाइप से तुम्हारा एग्जांपल्स में आएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ सॉलिड HCl कैसा होगा, तो तुम कहोगे सर इसमें इसमें जो अट्रैक्शन है वंडरवॉल फोर्स है, लेकिन यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, वंडरवॉल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो सॉलिड HCl है जिसमें क्या चीज है माय डियर स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। तो ये बात आपको समझना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, क्लियर भी हुआ होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल, एक और कहीं पे एग्जांपल लिखे ना, इस पेज को हम हटा रहे हैं, सॉलिड HCl में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और तुम्हें हम लिखना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट, तुम लोग कौन सा एग्जांपल लिखना चाहते हो सर, तो पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो अमोर्फस सॉलिड होते हैं जनरली, ये जनरली जो होते हैं ना अमोर्फस सॉलिड, ध्यान रखना जैसे पूछेगा नहीं कोई भी, अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स जो होते हैं वो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात को एक ध्यान पे रखना, नोट करके कहीं पे लिख लो, बाकी ये ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे में, अगर आएगा तो बना लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, आएगा तो बना लीजिएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेरे भाई, ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। अब दूसरा टर्म में करेंगे क्लासिफिकेशन, अगला क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड नंबर पॉइंट लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स के अरेंजमेंट पर कैसे होगा मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पर क्या होगा। तो यहाँ पर एक टर्म हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे भाई, जैसे यूनिट सेल जैसा वर्ड, यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो तुम कहोगे सर ये यूनिट सेल क्या होता है, तो बताने दो हमें पहले, फिर डाउट आएगा तो पूछता। जैसे क्या होता है ना मेरे भाई, हम लोग के बॉडी भी ना सेल से, कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन भी सेल से बना हुआ है, तो सेल से हमारा क्या बना है, ऑर्गन बना है। जैसे एक पार्टिकुलर टाइप का अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा लीवर बन जाएगा, एक दूसरे टाइप का अगर अरेंजमेंट करेंगे एटम्स का, सेल्स का, तो हो सकता है किडनी बन जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से होता है हम लोग का बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो एनिमल बॉडी हो, इस तरीके से होता है माय डियर। तो बोले हाँ सर बिल्कुल सच बात है, ऐसा होता है। अब हम पूछेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, तो तुम्हारा यूनिट सेल अगर मेरे में बहुत सारा कंबाइन हो जाएगा, अगर यूनिट सेल बहुत ज्यादा कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उस केस पे हमारा सॉलिड तैयार हो जाएगा, उस केस में हमारा सॉलिड तैयार हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें केस में क्या तैयार हो जाएगा, सॉलिड तैयार हो जाएगा।
समझे बातों को मेरी? तो इस तरीके से मतलब क्या है ना, जैसे अगर हम तुमसे बोले कि क्लासरूम में बहुत सारा स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करवा दिया, अगर क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स अरेंज हो गए, तो वो क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर अरेंज हो गए किसी भी जगह पे, तो उस क्लासरूम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लासरूम। उसी तरीके से अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स इज कॉल्ड सॉलिड। अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स को ही क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखना चाहेंगे इसका डेफिनेशन, ठीक है। यूनिट सेल का मतलब क्या है, कि कैसे होता है, तो मतलब एक सॉलिड का कोई, जैसे ऑर्गन का कोई सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल भी तो एटम से बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी तरीके से सॉलिड का भी सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो एटम से बना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एटम से ही बना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड, smallest part of solid, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसी भी सॉलिड का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड, रिपीटेशन ऑफ विच, रिपीटेशन ऑफ विच इन 3D, in 3D, repetition of which in 3D generates whole solid, whole solid। तो मेरे भाई ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिस तरीके से बॉडी का सेल होता है उसी तरीके से सॉलिड का यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो होल सॉलिड बनाने का एक जरिया है, कैसे है आपको समझ में आया होगा। तो मेरे भाई यूनिट सेल में एक टर्म यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करेंगे, यहीं पर क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। जो सॉलिड्स होते हैं ना उसको क्रिस्टल्स भी कहा जाता है, सॉलिड्स जो होते हैं ना मेरे भाई उसको क्रिस्टल्स भी कहा जाता है ना, इसीलिए नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम या फिर पैरामीटर, या फिर पैरामीटर बोलेंगे, यानी कि सॉलिड का क्या पैरामीटर्स है, क्रिस्टल सिस्टम या फिर पैरामीटर्स। तो माय डियर स्टूडेंट कैसे इसको बात करेंगे, तो ये एक पैरेललोपाइप्ड होता है। तुम बोलोगे यूनिट सेल, हाँ यूनिट सेल का मतलब कि मेरे भाई ये क्रिस्टल का एक पार्ट है, तो इसीलिए वो क्रिस्टल का जो पार्ट है यूनिट सेल, उसमें कितना लेंथ होगा, कितना ब्रेड्थ होगा, इस तरीके से बात की जाएगी मेरे भाई। उसी को बोला जाता है क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल के पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये एक हम लोग जो भी यूनिट सेल होगा ये पैरेललोपाइप्ड होता है। पैरेललोपाइप्ड आप लोग फिजिक्स में वेक्टर में नाम सुने होंगे, मतलब अगर पैरेललोपाइप को, मतलब एक पैरेललोग्राम है माय डियर स्टूडेंट, उसको अगर लात मार दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा ना, जो टेढ़ा मेढ़ा मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पैरेललोपाइप्ड कहते हैं मेरे भाई। तो आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आई होगी, क्लियर भी हो रहा होगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स, अच्छा भी लग रहा होगा जान करके। तो ये पैरेललोपाइप्ड होता है, जैसे हम एक एक यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल तुम्हें दिखलाना चाहते हैं कि कैसा होता है यूनिट सेल। तो मेरे भाई ये क्रिस्टल सिस्टम, ये सारा चीज दिखलाएंगे, पैरेललोपाइप कैसा होगा वो भी दिखलाएंगे अभी, और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ देखेंगे भी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या क्या होगा। जैसे एक यूनिट सेल बना रहे हैं मेरे, तो यूनिट सेल में मेरे भाई क्रिस्टल के पैरामीटर्स यूज हुए हैं, लेंथ हुआ है, ब्रेड्थ हुआ है, हाइट हुआ है, एंगल्स यूज हुए हैं, और उसमें जब एटम्स को अरेंज कर दिया गया तो हमारा यूनिट सेल तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम सारे कॉर्नर्स में लगाए हैं, अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होंगे, अलग अलग टाइप्स के आपको यूनिट सेल मालूम भी होगा, सिंस आप पास आउट हो तो ये सारी बातें आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो। तो ये एक यूनिट सेल है, बहुतों को इसका नाम भी पता होगा। हाँ तुम कहोगे ये सिर्फ छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे भाई हम इस तरीके से बनाए हैं जो लग रहा है तुम्हें छोटा छोटा कॉर्नर्स में रखा गया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच करें, ये लोग दोनों एक दूसरे को टच भी कर सकता है। तो चलो अब हमारा जो डिस्कशन है मेरे में वो क्रिस्टल सिस्टम को लेकर के है। अभी यूनिट सेल ही चल रहा है, फिर यूनिट सेल के बाद दूसरा टर्म आएगा, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे समझेंगे, अच्छा लगेगा आपको। सारा चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर के अंदर पे, तो आप बस ध्यान से सुनते चलेंगे। तो क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, यानी पैरेललोपाइप्ड, या फिर पैरेललोपाइप्ड भी लिख दो मेरे में, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड क्रिस्टल सिस्टम या पैरेललोपाइप्ड मेरे भाई।
तो पैरेललोग्राम कैसा होगा मेरे भाई, उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। तो एक हम क्यूब बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। क्यूब है या पैरेललोपाइड को जड़ा हम तो बना नहीं सकते हैं ना ऑन पेपर, तो हम एक क्यूबिकल टाइप का एक क्यूबॉइडल बना दे रहे हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल जो तुम्हें लगे वही बनाए हैं मेरे भाई। तो इसका एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा मेरे भाई, और एक हाइट होगा। तो मेरे भाई जो हाइट है ना उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाइट है उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लेंथ बोलो या विड्थ बोलो, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी बी है मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो भी बी है, ये भी बी ही है। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है माय डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग अल्फा लिखते हैं, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। बी और सी के बीच का जो एंगल होता है ना उसको बीटा बोलते हैं। ध्यान रखना, ए और बी वाले के बीच का जो एंगल होता है अल्फा होता है, बी और सी वाले के बीच का एंगल जो होता है वो बीटा होता है, और ए और सी के बीच का एंगल, यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला ए है, ऊपर वाला सी है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो गामा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? गामा होता है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये बातें तुम्हें समझ में भी आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कैसे डिनोट किया जाता है? तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के बेसिस पर किया जाता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के बेसिस पर किया जाता है मेरे भाई। इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे मेरे भाई कि किस तरीके से सर एंगल। हाँ बोलो। सर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगा ना? ये क्यूब के केस में होगा, हम पैरेललोपाइड लिखे हैं, ये क्यूब जैसा शेप तुम्हें लग रहा है, दरअसल ये क्यूब नहीं है, टेढ़ा क्यूब है। इसको लात मार दो तो आपको पता चलेगा। हमेशा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है मेरे में। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, कि कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हम लोग जिसको जानते हैं। तो मेरे में हमारे नोन पे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें से पढ़ना एक ही है हम लोगों को। एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूब, और दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें जो रिलेशनशिप होगा या पैरामीटर्स जो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिस्टल पैरामीटर्स बोल रहे हैं। जो क्रिस्टल सिस्टम्स है, जो यूनिट सेल बनेंगे एटम्स को पुट करने पर, तो उसके जो क्रिस्टल पैरामीटर्स होंगे दो टाइप का। एक टाइप का होगा मेरे भाई ए बी और सी, और दूसरा एक होगा अल्फा बीटा गामा में, यानी कि टोटल अननोन 6 है हमारे पास। तो क्यूब में कोई हमें बताएगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होगा मेरे भाई? तो तुम खुले में कह सकते हो सर इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा क्यूब में, सबको मालूम है मेरे भाई। और हम पूछेंगे बेटा बताओ तो अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा क्या होगा मेरे भाई? तो तुम्हारा जवाब आएगा कि सर 90 डिग्री होगा। क्यूब है तो 90 डिग्री होगा। इसके बाद तुम पूछोगे सर और क्या आप बताना चाहते हो सर? तो माय डियर स्टूडेंट सेकंड नंबर आप बताना चाहते हैं। क्यूब तो याद भी रहेगा मेरे भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो मेरे में अब जो वो दूसरा है जिसको हम लोग टेट्रागोनल कहते हैं, जिसको हम लोग टेट्रागोनल कहते हैं। दूसरा जो होता है मेरे में उसको हम लोग टेट्रागोनल कहते हैं। तुमको सर टेट्रागोनल कैसे लगता है, कैसा दिखता है? क्या बोल रहा है श्रुति? एक्स भी आता है, एग्जाम्पल भी आता है, बिल्कुल एग्जाम्पल भी आता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे वो सब एग्जाम्पल जो आपके बुक्स पे लिखा हुआ, धीरे धीरे हम लोग सारे चीजों को जानेंगे। ठीक है, हम कुछ काम भी आपको देंगे एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, वैसे एग्जाम्पल्स जनरली नहीं आते हैं। जो हम लोग पढ़ते जाएंगे अंदर पे वहां पर एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक में कौन लाई करता है, ठीक है, तो वो सारा हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड किस स्ट्रक्चर में कैटेगरी में आएगा, NaCl रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में आता है, कैसा होता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। टेट्रागोनल जो होगा ना क्यूबॉइड के जैसा होता है, जस्ट लाइक क्यूबॉइड, जस्ट लाइक क्यूबॉइड। तो मेरे भाई क्यूबॉइड का मतलब हो गया सारा रेक्टेंगल टाइप का, तो एंगल तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, यानी क्यूबॉइड के जैसा है तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। अब क्यूबॉइड्स अलग अलग हो सकता है मेरे, एक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाला भी तो क्यूबॉइड मिल सकता है।
क्यूबॉइड तो कैसा भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसमें ऐसा क्यूबॉइड है कि दो ए और बी इक्वल होगा, यानी तीसरा साइड अलग होगा, तीसरा साइड अलग होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड नंबर, जो कि ऑर्थोरोम्बिक के नाम से जाना जाता है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के नाम से। इसी को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। इसको ऐसे याद करना मेरे भाई, मैच बॉक्स की तरह, मैच बॉक्स की तरह याद रखना। कैसे याद रखना? जो मैच बॉक्स होता है ना, माचिस वाला डब्बा, उसके तरह याद करो, तो मेरे भाई तुम्हें याद रहेगा आसानी से। तुमको सर माचिस का डब्बा में ना लेंथ इक्वल होता है ब्रेथ के, ना ब्रेथ इक्वल टू हाइट होता है। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। लेकिन तुम कहोगे सर इसमें अल्फाबेट सारे साइड 90 डिग्री दिखाई देते हैं। तो यस, याद हो गया मेरे भाई। तो कैसे याद करना है? तीन तो ऐसे ही याद हो गया, क्यूबॉइड, क्यूब हो गया, ठीक है। टेट्रागोनल को आपको क्यूबॉइड की तरह याद करना है, और रोम्बोहेड्रल को, ऑर्थोरोम्बिक को आपको कैसे याद रखना है? मैच बॉक्स की तरह याद रखना है, मैच बॉक्स की तरह याद रखना है। तो आई होप ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर भी हुई होगी कॉन्सेप्ट, तुम्हें किसी भी टाइप की डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये तीन तो ऐसे ही निकल गया मेरे भाई, एकदम आसान वे में। चलो इस पेज को हम हटाते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल 7 टाइप्स के, जिसमें से 3 हम डिस्कशन कर लिए मेरे भाई। अगला नंबर, फोर्थ नंबर, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और एक इसके बाद अभी लिख देते हैं ट्राई क्लिनिक। मेरे दो 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 करके पढ़ेंगे, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक ऐसा होता है मेरे में जहां पे ना ए इक्वल टू बी ना सी के बराबर, दोनों ऐसा ही होता है। तो एक तो बात याद हो गया कि इसमें ना लेंथ ब्रेथ इक्वल कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तुमको सर एंगल कैसा होता है, तो आपके बुक्स में इसका डायग्राम भी बना हुआ मिल जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा बातें को याद रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा दो एंगल्स जो है इसमें 90 डिग्री होते हैं, और गामा मेरे में नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। इसमें जो तीसरा एंगल है गामा वाला, वो लोग थोड़ा सा टेढ़ा है, बताए थे पैरेललोपाइड होता, तो पैरेललोग्राम टेढ़ा कर दो, ठीक है, 3 डायमेंशनल में होता है वो। मेरे भाई ट्राई क्लिनिक में क्या होगा? तो सवाल है कि ना इसमें एक एंगल दूसरे के इक्वल होता है, ना दूसरा किसी के इक्वल होता है, और ना मेरे भाई ये 90 डिग्री, कोई ना 90 डिग्री होता है, ना कोई एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, कोई भी नहीं होता है। तो इस तरीके से होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बताना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगला नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर, ट्रीगोनल। तो ट्रीगोनल, और मेरे भाई एक तो हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में देखो, हेक्सागन जो होगा मेरे भाई, तो वो तो फिक्स है कि ए बी इक्वल होगा नीचे वाले के। तो दूसरा वाला हेक्सागन उसके ऊपर में रखा जाता है ना, उसका हाइट अलग होता है। ट्रिगोनल में मेरे भाई ये हाइट सेम होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और यहाँ पे जो दूसरा उसके ऊपर जब लेयर पुट किया जाता है, तो उसका हाइट अलग होता है, हाइट अलग होता है। और मैं इसको ऐसे याद रखो, ट्राइंगल की तरह, ट्राइंगल की तरह। तो ट्राइंगल में कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री वाला नहीं। ऐसा सोचो ना कि हमको तीनों एंगल को इक्वल रखना है, तीनों एंगल को क्या करना है? ट्राइगन है यानी 3 वाला है, गोन का मतलब होता है मेरे भाई ट्राइगोनल है। जैसे रेगुलर एक वर्ड यूज किया जाता है कभी कभी, तो रेगुलर का मतलब होता है ना इक्वल होता है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। तो मेरे भाई वहां पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। और एंगल सोचो ना कि तीनों एंगल को हमको बराबर रखना है, तो बराबर रखेंगे कब होगा? तो 180 डिग्री का तो एंगल ही होगा, तो मेरे भाई 90 तो हो नहीं सकता। ऐसे याद करो। हेक्सागोनल में मेरे में, तो हेक्सागन में मतलब एक लेयर की दूसरा लेयर रखा है, तो उसके बीच में हाइट बहुत ज्यादा होता है। जैसे फोटो भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा दो एंगल इसमें 90 डिग्री होता है मेरे में, दो एंगल, और एक एंगल जो होता है मेरे में इसमें 120 डिग्री। हेक्सागन में कितना एंगल होगा? दो साइड्स के बीच में एक एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा हो, याद करना भी आसान हो गया। कैसे याद करना है मेरे भाई? तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे मेरे भाई क्यूब। तो क्यूब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है हमारे भाई टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्यूबॉइड की तरह। अब ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली सेम क्यूबॉइड तो रखेंगे नहीं, ठीक है। तो सेम क्यूबॉइड तो रखेंगे नहीं, तो मेरे भाई नहीं तो वो ऑर्थोरोम्बिक तरह बन जाएगा। तो ऑर्थोरोम्बिक को कैसे याद रखना है? मैच बॉक्स से याद करना है, मैच बॉक्स से याद करना है मेरे भाई।
वो भी याद हो गया। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। अल्फा बीटा गामा का एंगल के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना मेरे भाई। ट्रिगोनल का याद करा दिया मेरे भाई। ऐसा सोचना है कि तीनों साइड्स बराबर है, एंगल भी बराबर हो जाएगा अपने आप, और वो 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता, तो ये भी याद हो गया। हेक्सागोनल कैसे याद करवाए मेरे भाई? तो एक लेयर के ऊपर दूसरा जो लेयर रखा है तो वो बहुत हाइट पे रहता है, यानी दो हेक्सागन के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई वहां पर a इक्वल टू बी है, दूसरा वाला साइड इक्वल नहीं है। और एंगल हेक्सागन में एक एंगल कितना होगा मेरे भाई? तो एक एंगल तुम्हारा जो होगा 120 डिग्री होगा। और उसमें से कैसे होगा मेरे भाई? जब दूसरा एंगल जो तीसरा जो साइड होगा ऐसे रखा जाएगा, 3 डायमेंशन में, तो दूसरा वाला हेक्सागन का लेयर ऐसे रखा जाएगा, तो इस दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो दो एंगल इसमें 90 डिग्री के होते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको ध्यान रखेगी। अब मेरे भाई जिसमें अरेंजमेंट किया जाता है, इसको अरेंजमेंट करने का, इसमें जो एटम्स, ये क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए, पैरामीटर्स हुए केवल। अभी जो पहले लोग पाइप बनाएंगे वो उसका ऐसा ऐसा बनाया जा सकता है। अब मेरे भाई इसमें अरेंजमेंट जो करेंगे एटम्स का, यानी यूनिट सेल, अब कंप्लीट यूनिट सेल बनाएंगे, तो इसी में हम बात करेंगे, इसी के अंदर में टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन यूनिट सेल। अब इसमें जो एटम्स पुट करेंगे वो कितना वे से किया जाता है, या उसका नाम क्या क्या है मेरे भाई? तो इसके अंदर में जो पुट किया जाता है वाला तरीका है मेरे भाई, सिंपल, या इसी को बोला जाता है प्रीमिटिव। सिंपल या प्रीमिटिव बोला जाता है। दूसरा नंबर मेरे में बॉडी सेंटर्ड होता है, ये सब आप नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, बॉडी सेंटर्ड। तीसरा नंबर मेरे में होता है फेस सेंटर्ड, और एक और होता है एंड सेंटर्ड होता है, एक और होता है एंड सेंटर्ड होता है, ठीक है। सिंपल, बॉडी, फेस और एंड सेंटर्ड होता है। मतलब कि ये सारे जो सातों है ना मेरे में, उसके ये चार चार कैटेगरीज होगी। मतलब अगर क्यूब, तो वो सिंपल तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या बॉडी सेंटर में जिस तरीके से एटम्स को अरेंज किया जाता है वैसे अरेंज करो, फेस सेंटर्ड में जिस तरीके से एटम्स अरेंज होता है वैसे अरेंज करो, या फिर एंड सेंटर्ड में जैसे अरेंज होता है वैसे करो। तो तुमको सर इसका मतलब क्यूब का 4 तरीका होगा, ठीक है, टेट्रागोनल का 4, ऑर्थोरोम्बिक का 4, इस तरीके से सबका 4 होगा। तो मेरे पास में टोटल कितना बनेगा, टोटल कितना क्रिस्टल सिस्टम्स बनेंगे, कंप्लीट यूनिट सेल कितने टाइप के बनेंगे? तो तुम बोलोगे सर 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 28 नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे देखा जाता है 14 ही होता है, 14 होता है। और उसको कौन बताया? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ब्रेवाइस। ब्रेवाइस सिस्टम या ब्रेवाइस लैटिस के नाम से जाना जाता है। ओनली नोन है, यानी कि स्टेबल आउट ऑफ 28 14 ही स्टेबल होते हैं और 14 अनस्टेबल होते हैं। 14 स्टेबल होते हैं और 14 अनस्टेबल होते हैं। यानी हम लोग इमेजिन तो कर सकते कि ऐसे रखा जाएगा, लेकिन वो सच में होता नहीं। यानी नेचर में टोटल 14 टाइप के ही पाए जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स, 14 टाइप के ही क्रिस्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं मेरे भाई। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछेगा मेरे से। किस तरीके से याद भी करना है, हम सारी चीजों को आपको बताते हुए चल रहे हैं मेरे भाई, आपको आसान भी लग रहा होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। 14 स्टेबल होते हैं, 14 अनस्टेबल होते हैं, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो 14 ही पढ़ता है। हाँ, तुम पूछोगे सर स्टेबल और अनस्टेबल कैसे बात कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर के एंडिंग से पहले आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, तो ये सारी बातें आपको चल जाएगा। तो अभी इसके अंदर पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पर एक टर्म हम डिफाइन किए, यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर में क्रिस्टल के पैरामीटर्स आए, कुछ क्रिस्टल के हम पैरामीटर्स के बारे में जाने, वो सारी चीजें समझ में आई मेरे भाई। दूसरा उस पे हम लोग फिर देखे कि कैसे एटम्स को अरेंज किया जा सकता है, तो 4 वेज आया उसका, और उसमें से भी 14 ही स्टेबल होते हैं, जिसको ब्रेवाइस बताए थे, इसलिए ब्रेवाइस लैटिस के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। अब अगला टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं इसी में, इसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पर। पॉइंट नंबर 2, क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं। मेरे भाई कोई भी सॉलिड लो, उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर एक लाइन में अगर अरेंज करते चलो, जैसे मान लो कि जैसे क्यूब था मेरे में, तो क्यूब का अगर ना तुम 2 डायमेंशन में उसका सिर्फ ना पॉइंट्स को लो, जहां जहां पर एटम्स रखे हुए थे, क्यूब था ना, तो क्यूब का अगर हम लोग 2D में सोचो तो कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, 4 पॉइंट्स दिखाई देंगे 2D में। इसी तरीके से बहुत सारा बना लो मेरे में, लाइन में ना जो एटम्स रखे हुए हैं ना, मान लो कि एक लाइन में एटम, क्यूब वाला छोड़ दो मेरे में, एक लाइन में खूब सारा एटम्स रखा हुआ है, फिर दूसरे लाइन में खूब सारा रखा हुआ है, तीसरे लाइन में भी खूब सारा लगा हुआ है। इस तरीके से जब रखा हुआ है, तो अगर इसको किसी 4 को या 3 को मिला दे मेरे भाई, तो जो स्ट्रक्चर बना, जो शेप बना मेरे भाई, इसको ही क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जब इसमें एटम्स को प्लेस्ड कर देते हैं तो यूनिट सेल बन जाता है। यानी कि क्रिस्टल लैटिस क्या है मेरे भाई, लैटिस, क्रिस्टल हटा दो, लैटिस, केवल बोलो लैटिस। आप लोग पहले लैटिस ही पढ़ते होंगे, यूनिट सेल, लैटिस, ये सारे चीज पढ़ते होंगे। तो लैटिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर एटम्स को हटा दे तो जो उसका डमी स्ट्रक्चर बनेगा ना, स्केलेटन जो बनेगा ना, इसका मतलब है स्केलेटन, स्केलेटन या फिर डमी स्ट्रक्चर। डमी स्ट्रक्चर को हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं, उसको ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तुमको अगर क्रिस्टल लैटिस में अगर एटम्स को रख दे, एटम्स को रख दे तो क्या बन जाएगा, वो यूनिट सेल बन जाएगा, वो यूनिट सेल बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा। तो मेरे भाई क्या होता है, अगर हम लैटिस में अगर हम एटम्स को रख दे, एटम्स का मतलब बेसिस, उसको एटम्स को ही ना बेसिस कहीं जगहों पर लिखा था, बेसिस का मतलब एटम्स, आयंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज को समझे आप। अगर इसमें रख दे तो मेरा यूनिट सेल तैयार हो जाएगा, यूनिट सेल तैयार हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि क्रिस्टल एक तैयार हो जाएगा, एक सॉलिड तैयार हो जाएगा, एक सॉलिड तैयार। यानी एक फॉर्मूला तुम्हें दिए, लैटिस स्केलेटन में एटम्स रख दोगे, स्केलेटन में एटम्स को रख दोगे तो मेरे भाई यूनिट सेल बन जाएगा। तो क्रिस्टल तो पूरा सॉलिड को ही कहते हैं, सॉलिड को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल। तो यूनिट सेल में एटम्स भी होते हैं। अब उसमें जो क्रिस्टल के जो पैरामीटर्स थे ABC, उस तरीके से हम अरेंज कर देंगे, एक डमी स्ट्रक्चर बना देंगे और उसमें एटम्स को रख देंगे तो यूनिट सेल तैयार हो जाएगा। तो यूनिट सेल कैसे तैयार होता है, आई होप ये लाइन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई अब हम तुमको एक बात और बताएंगे, जो हमें यूनिट सेल पढ़ना है वो केवल क्यूबिक वाला पढ़ना है, जो हम लोग 7 लिखे हैं ना, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इसमें हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिक वाला है। तो तुमको बच गया सर, बहुत आसान हो गया, बोल सकते हो। तो अपने सिलेबस में केवल क्यूबिक वाला पढ़ना, तो अब जो भी होगा मेरे भाई वो क्यूबिक वाले के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं, यानी कि अब हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब जो हमारा डिस्कशन है मेरे भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला नंबर हम लिखना चाहेंगे तुम्हारे सामने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी के एक और भी नाम है मेरे भाई, इसी के एक और भी नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी जो बोल रहे थे सिंपल बोलो या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब ही होता है सिंपल, क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये दोनों का मतलब सेम है। तुमको अगर सर इसमें क्या होता है, तो चलो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्यूब के, क्यूब तो लिखा ही हुआ है मेरे भाई, क्यूब तो नाम ही से पता चल गया, तो क्यूब के केवल कॉर्नर्स में होंगे, वो सब आपको बता दिया जाएगा चैप्टर के अंदर में, टेंशन मत लो जुबैक, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, जितना चीजें बताई जाएगी उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। तो आप उसका चिंता ना करें, आप केवल सोचे कि जो सर पढ़ा रहे हैं उस बात को हम ग्रास्प करें, ठीक है।
तो मेरे भाई ये इस तरीके से मेरा क्यूब बना है, और क्यूब में क्या है, एटम्स अरेंज कहाँ पे होंगे, केवल अगर कॉर्नर्स में होंगे। थोड़ी देर पहले बनाए थे मेरे भाई इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम, और हम बोल रहे थे उसका नाम यूनिट सेल रखे थे, तो वही है मेरे भाई। पैरामीटर्स जो था उसको लेते हुए एक हम क्रिस्टल, पैरामीटर्स को लेते हुए क्रिस्टल तैयार किए, लैटिस तैयार किए, और उसमें एटम्स रखे। केवल हम कहाँ पे रखे हैं, कॉर्नर्स में रखे हैं, क्यूब के कॉर्नर्स में रखे हैं। तो मेरे भाई इसमें एक लाइन लिखना चाहते हैं कि जो सिंपल वाला होता है उसमें constituent particles are present only at the, सिंपल वाले में ध्यान रखना, only at the कॉर्नर पे होते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम तुमको बोल रहे थे एक बात और भी थोड़ी देर पहले कि ये एटम टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम अपने बाजू वाले के साथ में टच में होता है। ये इसके साथ में टच में होगा, ये इसके साथ में होगा, इसके साथ, तुमको जो डायगोनली वाले के साथ में नहीं, एडजेसेंट वाले के साथ में होता है, कॉमा प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। एटम्स या आयंस कुछ भी हो सकता है मेरे में, टचेस इट्स एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स, अपने एडजेसेंट वाला कॉर्नर जो एटम्स होगा उसको टच कर रहा होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स में होता है, और वो अपने बाजू वाले को टच कर रहे होते हैं, अपने बाजू वाले को टच कर रहे होते हैं। तो आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा मेरे भाई, एकदम लाइंस क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो मेरे भाई, वैसे ये सब बात पता होगा। यानी जिस रूम में तुम बैठे हो ऐसा सोचो कि हर कॉर्नर में एक एक एटम्स रखा हुआ है, बस उतना ही कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहीं पर एक और नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहीं पर एक नया टर्म नाम यूज करने जा रहे हैं मेरे भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने में। आप लोग ये सारे टर्म से मिले हुए, जो फील करने वाली बात है वो हम मेनली समझाएंगे मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर का एक डेफिनेशन लिखो मेरे भाई। जो बाजू में जिससे सराउंडेड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो तुम कहीं किसी बेंच में बैठे, तो तुम्हारे आजू बाजू कोई बैठा, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, क्योंकि तुम 2 लोग से टचिंग पोजीशन, जितना लोग से टचिंग पोजीशन में होंगे उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका एक लाइन लिख लो मेरे में, नंबर ऑफ एटम्स थ्रू विच an atom is in touching position, atom is in touching position is called its coordination number, शॉर्ट में CN लिखेंगे, is called its coordination number। मतलब कि एक एटम कितने लोग के साथ में टच कर रहा है, वो एटम जो है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो कितना से टच कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम क्या बताएं कि जो एक क्यूब था अभी बना हुआ है पीछे में, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे एटम है मेरे भाई, ये जो एटम है, ये एटम मेरे भाई हम क्या बताएं, अपने बाजू वाले के साथ में टचिंग में होगा, डायगोनल वाला में नहीं, इसके साथ में टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है, एक नीचे टच कर रहा है। तो बोले इससे टच कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं डायगोनल वाला से नहीं टच करेगा, अपने एडजेसेंट कॉर्नर वाले से। एडजेसेंट मतलब इधर वाला होता है, ये नहीं कि एक तो गैपिंग वाला, नहीं, बाजू वाला जो चिपका हुआ उससे। तो ये एटम इसके साथ में टच कर, तुमको इस हिसाब से तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर कितना होगा, 3 होगा? नहीं मेरे भाई, ऐसे थोड़ी सोचना है। अब देखो तुमको ना हम रियल फीलिंग दिलवाएंगे, अब तुमको हम बोलेंगे ज्यादा, अब यहाँ से बोलने वाला मेरा बात ज्यादा हो गया मेरे भाई। तो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, किसी को याद होगा मेरे को, तो चिल्लाने मत लगना है कि इतना होता है, जैसे श्रुति का जवाब आ गया मेरे में पहले ही से, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट से। ठीक है, हम जैसे बताएंगे वैसे ध्यान पे रखना है मेरे भाई, अपना फील करना है 3 डायमेंशनल में, क्योंकि यहाँ पे हम दिखला नहीं सकते, बनाने का तो हम बना लेंगे मेरे भाई, डायग्राम बना के हम दिखला सकते हैं या फोटो ला के दिखला देंगे सीधा, लेकिन ये फोटो वोटो से क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे भाई। ठीक है, या हम तुमको चाहेंगे ना तो मेरे पास में भी लैपटॉप अवेलेबल है, आप भी देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो अटेंड, तो हम चाहेंगे तुमको सीधा सीधा पिक्चर यूट्यूब ऑन करके तुमको एकदम पिक्चर दिखला देंगे, या कोई फोटो दिखला देंगे, देखो ऐसे काउंट करके, नहीं,
ऐसे वाले में क्या होगा कि आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ जाएगा, क्योंकि आप कॉपी में या माइंड में फोटो बनाने नहीं सीख पाओगे। इसीलिए तो मेरे भाई आप इमेजिन करो कि आप जिस रूम में बैठे हो उसका शेप क्यूबिकल है, क्यूबिकल या क्यूबॉइडल जो भी है। मेरे भाई आप ऐसा करो कि किसी एक कॉर्नर में एक एटम को इमेजिन करो, किसी भी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करो मेरे साथ साथ और उसको इमेजिन करो, तो तुमको दिखाई देगा कि सर इधर एक ही क्यूब नहीं है मेरे में, ऐसा सोचो इधर भी रूम है, पीछे भी रूम है, ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है, सब जगह रूम है। एक बड़ा सा घर इमेजिन करो, तो मेरे भाई ये इधर एक टच कर रहा है, ठीक है, इधर, तो मेरे भाई इधर जो रूम होगा उधर भी तो टच कर रहा होगा, इधर जो रूम होगा उधर भी टचिंग होगा, दूसरा रूम चिपका हुआ है मेरे। तुम कहोगे सर इधर एक टच कर रहा तो इसके पीछे में एक रूम होगा उधर भी टच करेगा, यस। तो कितना हो गया, एक, दूसरा हो गया दो, इधर आए तो तीन, मेरे भाई इसके पीछे भी रूम है तो चार, ऊपर भी एक तो दिख रहा है मेरे भाई, इसके नीचे में भी रूम है, तो ऊपर नीचे सब है, कितना हुआ, एक दो, एक दो तीन चार, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी दो, ऊपर होगा एक और इसके नीचे क्यूब होगा, कितना हो गया, चार। एक जेड एक्सिस के अमाउंट इमेजिन करो, अपने घर में इमेजिन करो मेरे भाई, सोचना, फील करो, ठीक है। अभी आप ऑफलाइन में रहते तो हम पूरा दिखला देते हैं मेरे भाई, लेफ्ट और उसी के दूसरे साइड में लेफ्ट चलो, लेफ्ट और राइट चलो, एक बार लेफ्ट चलो, एक बार राइट चलो, एक बार आगे चलो, एक बार पीछे चलो, एक बार ऊपर चलो, एक बार नीचे चलो, तो तुम्हें गिन करके मिलेगा कि सब एक दूसरे के साथ में टचिंग पोजीशन में, तो इसके नीचे वाला क्यूब जो होगा इसके जस्ट नीचे वो उसके साथ में टचिंग में होगा, तो तुम्हें काउंट होकर के 6 आएगा। किसका किसका आ गया, किसको किसको फील आ गया मेरे में, क्योंकि हमको जानना है, क्योंकि अभी हम और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बात कर सकते हैं। तो श्रुति को फील आ गया मेरे में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6 होता है। तो आई होप जैसा हम देख पाए सबको फील आ गया मेरे भाई। एक और लोग पूछते हैं, इसको हम लोग नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को ना नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं, नियरेस्ट नेबर, जो सबसे करीब वाला पड़ोसी है, जो सबसे करीब वाला पड़ोसी है ना मेरे भाई, उसको बोले 6 आया मेरे भाई। बहुत जगहों पर या बहुत लोग पूछते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेबर पूछते हैं, नेक्स्ट नियर। देखो ये क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, लेकिन कुछ लोग पूछ लेते हैं मेरे में कि बेटा देखिए तुमको कितना सॉलिड स्टेट आता है। तो मेरे भाई नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब कि जो सबसे करीब था ना उससे हल्का दूर वाला। अब मत समझना कि इसके बाद के नेक्स्ट वाला, ना 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 ना, उसके बारे में नहीं बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर ये फर्स्ट नियरेस्ट था उसके बाजू वाला नेक्स्ट होगा, नहीं, डायगोनल वाला देखना पड़ेगा, यानी यहां से ये नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर वाला देखना है, इसको नेक्स्ट नियरेस्ट कहते हैं। तो मेरे भाई इधर चले, एक तो इधर चलेंगे, 2 हुआ मेरे भाई। ऐसा करो ना इसमें 4 ठो क्यूब बना ले, अगर हम 4 क्यूब बना ले, बनाने का तो मेरे बस का बात है नहीं मेरे भाई, लेकिन अगर हम देखना चाहे बट हम दिखला नहीं सकते। सोचो ना मेरे भाई कि ये कैसा क्यूब है, किसे बोले मेरे भाई। अच्छा चलो हम बना के थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं मेरे भाई। ये मेरा एटम है, इसके एक डायगोनल इधर होगा, ये कॉर्नर वाला एटम है, एक डायगोनल इधर होगा, 2 हो गया। सिर्फ अभी सर पेपर वाले सरफेस में देख रहे, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये पेपर वाले सरफेस मेरे भाई। इसका पेपर वाले सरफेस में इतना हुआ, एक और सरफेस होगा मेरे भाई जेड एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला सरफेस को थोड़ा फील करो, ऐसे ऐसे वाला, इसमें भी 4 मिलेगा। एक हुआ एक्स एक्सिस वाला, एक जेड एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला होगा, ऐसे करके मेरे भाई वाई एक्सिस वाला होगा। एक एक्स हुआ, एक ये वाला बोलो मेरे भाई ये प्लेन हुआ, और एक सामने से ऐसा प्लेन होगा सामने वाला। तो कितना प्लेन मिलेगा टोटल तुम्हें दिखाई देगा कि सर अच्छे से देखना मेरे भाई। तुमको अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो तुम्हें दिखाई भी देगा। एनसीईआरटी बुक में एक जगह पे 8 स्क्वायर वाला बनाया हुआ है मेरे भाई, 4 ऊपर 4 नीचे, वहां पे देखो तो तुम्हें दिखाई देगा। तो इधर डायगोनल इधर डायगोनल इधर डायगोनल, ऊपर में भी चलेंगे तो ऐसे वाला में 2 ऊपर 2 नीचे मिलेगा, और ऐसे चले मेरे भाई ऐसे, तो ऊपर 2 मिलेगा और 2 नीचे मिलेगा। तो इसमें आंसर कितना मिलेगा, तो टोटल 4 3 जा 12 आ जाएगा। कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया मेरे, श्रुति को समझ में आया, बस ओनली 1 स्टूडेंट। सर उस वाले फिगर में दिखाइए।
फिर से करके दिखलाए। इससे पहले वाले फिगर में इसमें नहीं। ऐसा करते हैं गूगल में एक फोटो दिखलाते हैं तुम्हें, तो अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन में रहते तो बेटर होता। हम दिखलाना चाहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 वाला हम दिखलाना चाहेंगे मेरे भाई, में अच्छा लगेगा। एक सेकंड बस वेट करना, टाइम भी हो गया है, मेरा दूसरा भी क्लास है, क्या कि हमें जो फोटो चाह रहे हैं वो दिखना चाहिए। हाँ मिल गया, चलो हम तुमको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तुमको दिखलाते हैं। मेरे शेयर योर स्क्रीन, डायर स्क्रीन, ठीक है आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है। मेरे भाई ये ब्लू वाले को दिख रहा है आपको, पहले हमें बताओ कि दिख रहा है कि नहीं सब कुछ। स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर दिख रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लू वाले को निहारो, ब्लू वाले को, तो ब्लू वाले के डायगोनली ऑपोजिट देखो रेड कलर वाला ये दिखा, हम जिसपे अपना कर्सर रखे हुए ये रेड दिखा, उसके एक पीछे चले जाओ दूसरा रेड दिखेगा, दिखाई दिया। फिर इधर आ जाओ मेरे पे, उसी प्लेन में, जिस प्लेन में बात कर रहे हो इसी प्लेन में तीसरा रेड दिखेगा, इसमें देखो चौथा रेड दिखाई देगा, तो एक प्लेन में 4 दिखाई दिया, जो कि एक्स एक्सिस वाला प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में तुम्हें 4 रेड दिखाई दिया होगा। फिर देखो ये वाला प्लेन में ऊपर आ जाओ, ऊपर 5 के बाजू वाला में दिखाई दिया होगा एक, फिर इसी के ठीक डायगोनली ऑपोजिट में और नीचे में दिखाई देगा, ये भी मेरे पास नेक्स्ट नियरेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ देखो ये रेड है ऊपर, इस वाले में आया, एक तो ये वाला स्क्वायर के देखो उसमें भी तुम्हें 4 दिखेगा, जो हम बड़ा सा स्क्वायर दिखला रहे हैं तुम्हें, आई होप इसमें भी चारों दिख गया होगा तुम्हें, जिसमें 4 5 2 वाला लाइन है, 4 5 2 6 वाला लाइन जिसमें दिख रहा होगा, तो तुम्हें दिखेगा उसमें भी 4 रेड है। किसको किसको दिख गया मेरे भाई, चैट में बताओ, दिख गया सबको? तो मेरे भाई इसको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कह रहे हैं। आप लोग 3 डायमेंशन में फील भी कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल है, एग्जाम में भी कम आता है, बट हम आपको फील करें मेरे भाई। एक ऐसे इमेजिन करो, एक इस फ्रेम में, एक ऐसे इमेजिन करो और एक ऐसे इमेजिन करो, तो ये टोटल जब 4 सब में देखोगे तो तुम्हें टोटल 12 दिखाई देगा। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कोई पूछेगा तो उसमें हम जवाब देंगे मेरे भाई 12। ठीक है, मेरा दूसरा क्लास है माय डियर स्टूडेंट, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है आगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।